नमस्कार मित्रों। आज सीधू नमस्कार ने मित्रों। सट में हमारे साथ कानपुर से डॉक्टर प्रभात वाजपेयी जी जुड़े हैं और चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। आप दोनों महानुभावों का स्वागत है सीधू ने सट में। सर, आज हम बात जो करने जा रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है और वो ये डीप स्टेट के बारे में बात करना है जिसकी वजह से अनेक देशों में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, यानी सरकारें चली जाती हैं। कहां से क्या होता है इसके बारे में हमें आज उसके विशेषज्ञ जिनको कह सकते हैं, जिन्होंने 2500 किताबें पढ़ी हैं। वैसे कानपुर यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर रहे, साइंटिस्ट रहे और डीप स्टेट के बारे में आपका गहरा अध्ययन रहा है। ऐसे डॉक्टर प्रभात वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और हमारे साथ हमारे सीधू ने सट के मित्र अजय शुक्ला जी, जो कि देश के प्रतिष्ठित अखबारों के संपादक रहे, प्रधान संपादक रहे, टीवी चैनल के प्रधान संपादक रहे और उनको सुनने के लिए हमारे दर्शक लालायित रहते हैं। इसलिए दोनों महानुभावों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं और सीधा सीधा अजय जी के पास जाता हूं, क्योंकि अजय जी आप ही शुरुआत करें और प्रभात जी के पास से हम जानेंगे कि ये डीप स्टेट वाली बात क्या है। वैसे हमने एक बार प्रभात जी अजय जी के साथ डीप स्टेट पर एक संवाद किया था, मगर चूंकि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका इतना गहन अध्ययन है, इसलिए हम लोग ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए भी उत्सुक हैं। हमारे दर्शक भी देश में और विदेश में वो आपसे जानकारी जानना चाहेंगे, इसलिए आपका फिर से एक बार स्वागत है। और सीधा मैं जाता हूं अजय जी के पास। अजय जी। नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार और प्रभात सर को नमस्कार। निश्चित रूप से प्रभात जी से खुद मैंने बहुत कुछ चीजें जानी हैं और समझी हैं, तो वो बैठे हैं तो मैं उसमें कोई बहुत ज्यादा बोलूं बहुत अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि डीप स्टेट बेसिकली कैसे, डीप स्टेट जो है ये असल में एक वास्तविक और काल्पनिक दो चीजों का एक संगम है। वास्तव में कुछ हो रहा होता है, एक काल्पनिक दुनिया चल रही होती है जो उस वास्तविक दुनिया को कंट्रोल करती है। ये तमाम सरकारों के भीतर बैठे होते हैं, तमाम सियासी दलों के भीतर बैठे होते हैं और तमाम एनजीओज के जरिए बैठे होते हैं। तमाम सारी दुनिया की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बैठे होते हैं। और ये वास्तव में वो एक जिसे कहेंगे, जैसे वर्चुअल वो होता है, उसी तरीके से कहेंगे कि एक अलग तरह से छद्म दुनिया होती है और ये कंट्रोल करती है अपने पैसे के बूते, अपनी सोच के बूते, अपने तरीके से। इस पर जो सबसे बड़ा कब्जा है, जो डिसाइड करता है, वो यहूदियों का है, क्योंकि दुनिया की फाइनेंस पे कब्जा यहूदियों का है। अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक जो है वो सब उनके कब्जे में है। दुनिया के दूसरे इंस्टीट्यूशंस तो उन्हें दो तीन चीजें होती हैं, उन्हें अपने पैसे के लिए, अपनी ताकत के लिए, सबके लिए सहारा लेना होता है। तो वो देखते हैं कौन कहां कैसा ताकतवर है, किस पर वो स्टेक्स लगाएं और वो उनके अनुकूल हो, और उनके अनुकूल हो तो वो चीजें चेंज करते रहते हैं। सामान्य तौर पे दुनिया की इकोनॉमी अमेरिका से डिफाइन होती है, डॉलर से चलती है, डॉलर को इतना मजबूत बनाया गया। हालांकि यदि हम जाएंगे 40 के दशक में तो डॉलर की ये हैसियत नहीं थी, तब पौंड ज्यादा ताकतवर था। तो डीप स्टेट बेसिकली इंग्लैंड से निकला
और जिस इंग्लैंड से निकला वो धीरे धीरे कभी अमेरिका, कभी कहीं, कभी कहीं। इस समय जो उसकी शिफ्टिंग दिखाई देती है वो चाइना की तरफ दिखाई देती है, क्योंकि उसके लिए कोई माई बाप नहीं होता है, उसके लिए ऐसे चाहिए जो उसके हिसाब से चले। लेकिन वो उस जगह बहुत ज्यादा देर नहीं टिकते हैं जहां उनकी विचारधारा से विपरीत लोग होते हैं या उन्हें लगता है कभी कुछ और हो सकता है, तो वो उस तरह से उन पर हमले करते हैं। वो सिर्फ कंट्रोल बनाने के लिए, अपना बैलेंस बनाने के लिए इधर उधर खेल करते हैं। उनका असली उद्देश्य दुनिया की ताकत को अपने हाथ में नियंत्रित रखना है, जिससे दुनिया की बाजारें उनके मुताबिक रहें। यह उनका खेल है। इसके लिए वो दुनिया की तमाम सरकारें बनाने, तमाम सरकारें गिराने, तमाम को बढ़ाने, सब उसके काम करते हैं। तो यह अजय जी, वास्तविक है। अब इस पे मुझे लगता है प्रभात सर से बात करेंगे तो और बेहतर बताएंगे। प्रभात सर के पास हम जाते हैं, मगर ताजा ताजा जो उदाहरण है प्रभात सर कंटेम्पररी इश्यूज को भी लेवे साथ में। जैसे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, नेपाल में जिस प्रकार का माहौल बना, और जगह पर आप तो ज्यादा अध्ययन रखते हैं, तो हम आपसे विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे कि डेफिसिट है क्या और उसके कारनामे क्या है। तो उदाहरण सहित कृपया आप बताएं, क्योंकि अजय जी ने तो एक पार्श्वभूमि रखी, मगर आप चूंकि विशेषज्ञ हैं तो आप इसके बारे में ज्यादा हमें जानकारी दें, हमारे दर्शकों को भी लाभान्वित करें। प्रभात जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और अजय जी का भी धन्यवाद, दर्शक मित्रों का भी धन्यवाद। देखिए, दुनिया में तमाम पेड़ आप देखते हैं वो दिखते हैं, लेकिन पोषण उसको वहां से मिलता है जो नहीं दिखता। इसके लिए जिम मार्क्स ने एक शब्द प्रयोग किया, द सीक्रेट हैंड। हर जगह उपस्थित है लेकिन दिखेगा नहीं। डीप स्टेट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का मामला नहीं, इसके कई सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके सहायक हैं, और इनके नाम भी मैं बता दूं, जैसा कि इन प्रबुद्ध ऑथर्स ने लिखा है रिसर्च में अपनी। ट्राइलेटरल कमीशन, ये अमेरिका में स्थापित किया गया, इसमें अमेरिका, यूरोप और जापान और एशिया के कुछ देशों को लेकर के ट्राइलेटरल कमीशन बनाया गया, लेकिन इसका नाम कहीं नहीं सुनाई देगा। फिर काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ये रहा। फिर रहा बिल्डरबर्ग ग्रुप, तो ग्रेट ब्रिटेन के आयरलैंड में एक होटल है बिल्डरबर्ग, वहां इनकी मीटिंग हुई थी। उसमें क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन उस मीटिंग में बहुत कुछ तय हुआ। ऐसे ही जैकलिन आइलैंड पर एल्ड्रिच ने एक मीटिंग कराई थी जिसमें वार्बर, मॉर्गन, रॉथशील्ड, ये सब थे, लेकिन वहां का स्टाफ बिल्कुल नया था। उस स्टाफ को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, और वहां उन्होंने अपनी बैंकिंग व्यवस्था का निर्णय किया, जिसका मूल ये था कि क्या बैंक किस काम के लिए है। तो उन्होंने कहा कि पैसा बनाने के लिए। तो फिर बोले ये क्या कस्टमर के फायदे के लिए हैं? बोले नहीं, बैंकर के फायदे के लिए। ये मूल सिद्धांत पहले समझ लीजिए कि जितने इंस्टीट्यूशन खड़े किए गए वो बैंकर के फायदे के लिए हैं, इनके लिए नहीं। तो बहुत पहले 18वीं शताब्दी में रॉथशील्ड ने कहा था कि गिव मी द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ ए कंट्री एंड आई डोंट केयर हु रूल्स इट। सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वहां का अर्थ है। और अर्थ चल रहा है, ठीक है, लेकिन अर्थ को कौन कंट्रोल कर रहा है ये तो हम आप हिंदुस्तान में भी नहीं जानते। कभी सरकार करोड़ों रुपए का लोन उठा लेती है, कभी करोड़ों रुपए का प्रॉफिट ले लेती है, कभी 247 करोड़ रुपए बाहर से कर्जा ले लेती है, जनता को कुछ नहीं पता। तो डीप स्टेट वो स्टेट है जो दिखती नहीं है, लेकिन वास्तविक स्टेट वही है, वो काल्पनिक नहीं है।
वास्तविक सत्ता उन्हीं की है। एक खुलासा ये है कि यूएनओ आज दुनिया का नेता बना हुआ। यूएनओ किसका है? यूएनओ के बिल्डिंग बनाने की जमीन न्यूयॉर्क में रॉकफेलर ने दी थी, और रॉकफेलर उस ग्रुप के नेता हैं सबसे बड़े, नैतिक भी, जो उसकी नीतियां स्थापित करते हैं, और आर्थिक। आर्थिक सत्ता, बहुत बड़ी सत्ता जो है वो रॉथशील्ड के पास है। एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर समय हो तो, कि रॉथशील्ड को लोग कहते हैं रॉथ चाइल्ड, ये गलत है। इनका परिवार जर्मनी से चला था, जहां इनका निशान, ट्रेडमार्क, लाल रंग की ढाल हुआ करती थी। तो जर्मन भाषा में रॉथ माने रेड और शील्ड माने ढाल, तो दो मिला के ये बना रॉथशील्ड। इसके पहले इनका सरनेम कुछ और हुआ करता था। इन्हीं के साथ मॉर्गन भी आए, वारबर्ग भी आए। हिंदुस्तान में भी एक थी जेपी मॉर्गन एंड कंपनी, जेपी मॉर्गन बैंक था। तो दुनिया की आर्थिक सत्ता पर कब्जा करके एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब सीधा सीधा, अगले एपिसोड में कभी हम लोग उस पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे, उससे कई एक पैरामीटर्स हैं, लेकिन उसका सीधा सीधा मतलब ये, वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, वन कंट्री वन इलेक्शन, एक राष्ट्र जैसे एक हिंदुस्तान विधान। नहीं, इसको 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 मैं डिफाइन भी करता चलूं। लाइक जैसे आज भारत में कहा जाता है एक देश एक विधान, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, तो उसी तरह का ये खेल है जी। 47 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू किया था एक देश एक विधान एक निशान। तो ये डीप स्टेट आज से ऑपरेटिव नहीं, इसकी कहानी हाँ। सैकड़ों साल पुरानी, ओ, और उनकी प्लानिंग बड़ी लंबी लंबी होती है, 200 बरस, 250 बरस, 300 बरस। वो व्यक्तिगत इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड इसमें है कि हमारी नीति किस समय मैच्योर होकर के हमारे संगठन को पूरा लाभ पहुंचाएगी। WHO भी रॉकफेलर का है, और दुनिया में बढ़ती हुई डायबिटीज भी उसी की देन। बहुत सी चीजें हैं। और पहले रॉकफेलर को छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए सत्ता में आ जाते हैं, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था, बड़ा साफ कोट है वो, मैंने लिख के रखा हुआ है आपके लिए। इन पॉलिटिक्स नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट, इफ इट हैपेंस यू कैन गेट इट वाज प्लान्ड। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एक्सीडेंटल नहीं है। अभी आपने बांग्लादेश की बात की, नेपाल की बात की, इनमें से कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है, हाँ। सब प्लान। और शुक्ला जी एक बात कह रहे थे कि इंग्लैंड से शुरू हुआ और आज चाइना सेंटर है। ये कोई सेंटर नहीं है, ये सब पेड़ दिख रहे हैं, जड़ में कुछ और है बात। जड़ में बात ये है कि इंग्लैंड से शुरू हुआ, अमेरिका में आज भी इंग्लैंड के क्राउन की बहुत सी संपत्तियां हैं, वर्जीनिया स्टेट है, इंग्लैंड में कंपनी हुआ करती थी वर्जीनिया कंपनी, तो ब्रिटिश क्राउन की बहुत सी स्टेट्स वहां, उनके बहुत से रिलेशन इनसे। लेकिन एक बात डॉक्टर साहब समझ लीजिए कि अमेरिका में प्रेसिडेंट कोई हो, वो होता डीप स्टेट का। हमने ओ, आपको भी फाइनेंस किया, अजय जी को भी फाइनेंस किया, जो जीत जाए वो हमारा। तो इनके तीन मुख्य उद्देश्य हैं, इसमें अजय जी ध्यान से सुनिएगा, आप कमेंट्री करेंगे इस पे। एक तो इनका यह है कि मेक ऑब्सीन अमाउंट ऑफ मनी, बेहूदगी की हद तक पैसा किसी को, इसमें कोई नैतिकता का विचार नहीं। दूसरा है
स्लॉटर द कॉमनर, सामान्य व्यक्ति की हत्या हो जाए कोई मतलब नहीं। और जो बेमतलब के खाना खाने वाले हमारे यहाँ पे जैसे सामान्य लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन को खत्म करो। उद्देश्य है कुल 50 करोड़ पॉपुलेशन दुनिया की रह जाए, ओह, सिर्फ 50 करोड़। और ये मैं कोट कर रहा हूँ जानी सिरुक्सी से, जानी सिरुक्सी की एक किताब है, उससे कोट कर रहा हूँ, पेज 87 पे लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और तीसरा ये है कि दुश्मनों को बुरी तरह से सजा दो। एक और ऑथर है मार्क डाइस, वो लिखता है कि अपोजिशन का मजाक बनाओ, और तब तक मजाक बनाओ तब तक वो बिल्कुल अमान्य ना हो जाए, और अगर वो भी काम न करें तो उनको प्रताड़ित करना शुरू करो। नेशनल हेल्थ केस पर शुक्ला जी से पूछ लीजिए। सर बीच में मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्षमा करें। शुक्ला जी वैसे हमेशा मुझे आपके बारे में बताते रहे हैं, काफी कुछ बताते रहे हैं, मगर मुझे सवाल ये हो रहा है कि आप तो साइंस के आदमी हैं, ये डीप स्टेट पर आपका, राजनीति शास्त्र पर आपका अध्ययन की रुचि ये कहां से डेवलप हुई? क्षमा करें, ये बीच में मैंने एक सवाल कर, कोई दिक्कत नहीं। वैज्ञानिक शिक्षा का एक प्रभाव होता है, चीजों को देखिए, विश्लेषण कीजिए और अपने तरीके से उनको अप्लाई कीजिए। बस मैंने इतने किया। सलाम। अजय जी, सिर्फ इतना भारतीय किया। संदर्भ में बताइए, साहब जो कह रहे हैं उसका विश्लेषण जरा। मैं इसको सीधे से सीधे सर ने उसका इशारा भी दिया। नेशनल हेराल्ड केस क्या है? नथिंग। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस अखबार को स्थापित किया वो अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज, 3 भाषाओं में उन्होंने अखबार शुरू किया 1937। बराबर। और जब यह अखबार शुरू किया, उद्देश्य था कि देश की आजादी की लड़ाई के मसले पूरे देश में विभिन्न भाषाओं के जरिए पहुंचे, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के दबाव वाले अखबार, वो आज जैसे गोदी मीडिया है तब का गोदी मीडिया, वो क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की खबरों को नहीं करता था। इसलिए उन्होंने देश की आजादी के लिए शुरू किया। जिस शख्स ने शुरू किया, जिस शख्स ने बनाया, सब कुछ किया, उसमें एक शर्त रखी गई थी उस समय आदर्शों के तहत कि इसमें सरकार से कोई मदद नहीं ली जाएगी। देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद भी सरकार से मदद नहीं ली जाती थी। नतीजतन वो फाइनेंशियली कमजोर होता चला गया। और जैसे जैसे नेहरू गांधी परिवार, जब हम 1975 तक आते हैं, तब तक जो है उसके खिलाफ जिस तरह से इस देश में डीप स्टेट के जरिए माहौल बनाया गया, अब मैं इसका जिक्र यहीं से करूंगा। 1950 से यह काम शुरू हो गया और 1950 में ये आप देखिए 11 अक्टूबर 1950 की बंबई की हड़ताल, ये हड़ताल करा के पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया। और यह किसने किया? समाजवादियों ने। जिन समाजवादियों को हम हितैषी समझ बैठे, देश आजाद हुआ था, अभी देश के पास कुछ था नहीं, संविधान बनाने का काम पूरा हुआ था, हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़के फ्री हुए थे, कश्मीर और जम्मू कश्मीर हमने लद्दाख किसी तरह से बचाया था। और ऐसी स्थिति में जब दुनिया की तमाम ताकतें भारत को कब्जा कर लेने की कोशिशों में थी, इन समाजवादियों ने संघियों के साथ मिलके इस तरह का खेल किया। और बेवजह की कोई बड़ी बातें नहीं थी। समाजवादियों द्वारा प्रेरित बंबई के मिल मजदूरों की हड़ताल को, जो अगस्त को शुरू हुई, सामान्य सी मिल मजदूर की हड़ताल थी, उसे इतना बड़ा कर दिया कि 57वें दिन क्या हुआ स्थिति कि लगभग 2 लाख मजदूर हड़ताल पे थे।
और कपड़ा बनना बंद हो गया। देश भर में उनको सपोर्ट दिलाने का काम शुरू हो गया। नतीजतन जिस भारत को बना रहे थे नेहरू, उसे बिगाड़ने के लिए काम हो रहा था, जिससे नेहरू ने जो इनकार किया था अमेरिका की संसद में कि हम अमेरिकन और एंग्लो जो एसोसिएशन है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो उनके खिलाफ इस तरह से साजिश शुरू हुई थी। और तो नेशनल हेराल्ड केस में जब वो बर्बाद कर दिया गया, तो राहुल गांधी ने उसे नए सिरे से शुरू करने के लिए नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी बना के, जिससे जो कंपनी ना तो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति ले सकती है, ना पैसा ले सकती है, ना लाभ ले सकती, सिर्फ उसे ऑपरेट करके उसे आगे बढ़ा सकती है, उसमें झूठा केस बनाने का पूरी साजिश रची गई। और ये साजिश किसने रची? सुनिए, शुरुआत समझिए। ये साजिश उसी शख्स ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने रची, जो सुब्रमण्यम स्वामी 1975 में प्रूव हो चुका था सीआईए एजेंट है। और वो सीआईए एजेंट आरएसएस के साथ सदैव खड़ा रहा। उसने ये एक केस डाल के, चूंकि लीगली केस बनता नहीं था, तो उसने क्या किया, इस्तगासा डाला और इसे कहते हैं परिवाद। और तब सीआरपीसी होती थी, सीआरपीसी के धारा 200 के तहत ये डाला जाता है। और जिस तरीके से ये डाल करके और उन्हें फंसाने का काम किया गया, यह वो था। और इससे गांधी परिवार, नेहरू परिवार को बदनाम करने की साजिश रची गई। और ये बार बार रची जाती रही, चाहे पंडित नेहरू के समय में हो, इंदिरा जी के समय में हो, राजीव जी के समय में हो, और तब मनमोहन सिंह के समय में हो। तो ये आप समझ लीजिए, ये सब डीप स्टेट के जरिए प्रायोजित किया जाता है। तभी फोर्ड फाउंडेशन ने फंड किया अरविंद केजरीवाल को, और तमाम सीआईए की एजेंसियों ने फंड किया विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन को। इन सब ने मिलकर अन्ना को खड़ा किया और सारा खेल हुआ ये है जी। अजय जी, आप जेपी का भी जिक्र करते हैं सीआईए एजेंट के नाते। मैं 1000% करता हूं, क्योंकि 1950 में जब सीआईए की वेबसाइट पे चले जाइएगा, सीआईए ने कल्चरल फॉर फ्रीडम, कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के नाम से एक संस्था बनाई। उस संस्था का इंडिया चैप्टर का हेड 28 साल, पूरे 28 साल जयप्रकाश नारायण रहा। तो अब आप समझ लीजिए, वो सदैव मरने तक उसी के लिए काम करता रहा। इस पर आगे भी बात करेंगे। 50 में भी हरकत कर चुके थे। सन 1950 में भी जयप्रकाश नारायण ने ऐसी ही हरकत की थी। उस पर कभी एक अलग एपिसोड के लिए जेपी एपिसोड चलेगा लंबा। नहीं, हम चलाएंगे सर, और हम डीप स्टेट पर भी चलाएंगे एपिसोड। नहीं, अब डीप स्टेट आगे सुनिए, आगे सुनिए डॉक्टर साहब जी। दुश्मन पैदा किए जाते हैं, होते नहीं है, पैदा किए जाते हैं ताकि एक झगड़ा खड़ा हो, और उसके बाद लोगों को इसके लिए प्रेरित और उत्साहित किया जाए कि आप राष्ट्र रक्षा के नाम पर अपना सर्वस्व दान कर दीजिए। तो सन 47 का पाकिस्तान क्रिएशन इसी से शुरू होता है। ये एक साजिश थी MI6 और CIA की। MI6 दैट इज ब्रिटिश गुप्तचर संस्था। अब वो MI16 हो गया, उसके नाम बदलते रहते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस 5, मिलिट्री इंटेलिजेंस 6, मिलिट्री इंटेलिजेंस 16, तमाम से उसके नाम बदलते रहते हैं। बट इट वाज ब्रिटिश एंड अमेरिकन प्लान टू सेट ए सिचुएशन जहां हिंदुस्तान का डिवीजन हो जाए। 1920 से सावरकर को खड़ा किया गया, 39 में जिन्ना को खड़ा किया गया, और दोनों एक ही भाषा बोलते थे। एक शब्द का फर्क था, हिंदू और मुस्लिम। साथ में सरकारें चलाते थे, साथ में सरकारें चलाते थे जी।
और साथ में सरकार चलाते थे। इसके बाद क्या हुआ, तो आज भी वही स्थिति कि राष्ट्र के नाम पर आप अपना सर्वस्व दे दीजिए और जीएसटी लगे चाहे जो लगे, राष्ट्र के नाम पर है सब। पीछे इसके क्या है, मॉर्गन ने सन 2012 में, वो कांग्रेस में सेनेटर था अमेरिका की, उसने वहां बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया, गोल्ड इज मनी एंड ऑल एल्स इज क्रेडिट। गोल्ड इज मनी एंड ऑल एल्स इज क्रेडिट। बाकी सब रद्दी कागज के टुकड़े हैं जो नोट हम लोग गिनते घूमते हैं। असली धन जो है वो सोना। उसके फॉलोअप में हुआ क्या, ये जानी सुरक्षित लिखता है पेज 682 पर। 632 में फिर वो लिखता है, यूजर द पावर ऑफ पर्स। लोगों के पैसे की पावर का दुरुपयोग कीजिए, उसे छीन लीजिए। और जिसको भी आप सब्जुगेट करना चाहते हैं उसके पर्स की पावर पहले छीन लीजिए, अरे जनाबे वो आला आपका आज वही कर गुलाम है। रहे हैं अजय जी, जनाबे आला वही कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी उसी, मैं सही शब्द कहता हूं, उसी गैंग के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। उनकी हैसियत इससे ज्यादा की नहीं है। अभी इसीलिए इसका राहुल रहस्य गांधी बताता ने हूँ। एक बात कही जब कांग्रेस के कार्यक्रम में लोगों ने कहा कि समस्या मोदी है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये समस्या नहीं है, समस्या कहीं और है, वो जानते हैं। जी 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 इसी में आगे एक बात और आती है पेज 632 पे ही, जी कि पैसे का कंट्रोल वो स्पष्ट चाबी है जिससे आप देशों को और दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। ये मूल सिद्धांत है डीप स्टेट का। पैसा कहाँ से आ रहा है ये नहीं दिखेगा, लेकिन जो पैसा दे रहा है नियंत्रण उसका होगा। अब इसके लिए करते क्या है, करते ये हैं कि कंट्रोल ओवर मेनी लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस एंड बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के बड़े बड़े बैंकों पर अपना नियंत्रण। कॉर्पोरेशंस पर कंट्रोल कर लिया, फिर क्या हुआ कि इससे इनका एसेंशियल मिनरल्स पर, एनर्जी पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, फार्मास्यूटिकल्स पर, एग्रीकल्चर पर, टेलीकम्युनिकेशन पर और मनोरंजन तक पर कंट्रोल हो गया। जो ये चैनल्स चल रहे हैं इन पर भी, ये मनोरंजन की श्रेणी में अगर रख लें तो इन पर भी कंट्रोल हो गया। फिर ये हुआ कि कुल मिलाकर इन सबका उद्देश्य एक ही है, जो मॉडर्न सीक्रेट सोसाइटीज हैं, कि सारी सरकारों को अपने मातहत कर लो और राष्ट्रीय स्वयंभू स्वयं स्वयं वो संप्रभु सत्ताओं को नष्ट करो। संप्रभुता का विनाश इनका एक मुख्य उद्देश्य है। सोवरेंटी का विनाश, जी, यानी निर्णय कहीं और लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा साफ। ये जिम मार्क्स का सेंटेंस है पहले ही चैप्टर में। वो लिखता है, सेंट्रलाइज्ड सोशल कंट्रोल and the loss of national sovereignty. This is the purpose. जब नेशनल सॉवरेनिटीज खत्म होंगी तब धीरे धीरे आप एक वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं। तो सर अभी तो हमारी 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 सॉवरेनिटी खत्म होने जा रही है। ट्रम्प ही निर्णय कर रहे हैं या तो शी भैया जिनपिंग निर्णय कर रहे हैं। इसके पहले जो हमने अभी हम लोगों ने चर्चा की कि अगर आपकी इकोनॉमी पर कंट्रोल है तो आप सॉवरेन है ही नहीं। 80% जीडीपी, लोग जैसा बताते हैं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, कि जीडीपी के 80% से ऊपर का लोन हो चुका है।
सुषमा स्वराज ने बड़ी अच्छी बात कही थी जी कि डॉलर के बढ़ते मूल्य के साथ देश की गरिमा गिरती है, लेकिन उसका अर्थ नहीं ये समझे नहीं समझे, बढ़ते कर्जे के साथ देश की सॉवरेनिटी घटती है। अजय जी यही हो रहा है। कोई कहने की इसमें स्पेशल जरूरत ही नहीं है। आप ये देख लीजिए, खुद देख लीजिए, घटनाओं को देख लीजिए, वही दिखाई दे रहा है किस तरह से भारत ने हमने अपने संविधान में शामिल किया संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे, और क्या सोवरिन हुआ? स्टेट, सोवरिन बिल्कुल। स्टेट। आज क्या हो रहा है? आज हम अपनी संप्रभुता जगह जगह गिरवी रख रहे हैं। कभी हम जाके मत्था, हमने कभी भी, गरीब से गरीब थे तब भी हम जाके झुक के नहीं मिलते थे, न रसिया से, न अमेरिका से, न चाइना से, न किसी और देश से। और हम अपनी एक डिग्निटी, वो उपस्थिति दिखाते थे उस स्थिति में भी। आज क्या हो रहा है? आज जगह जगह हम मत्था टेके घूम रहे हैं। हम कभी रसिया के आगे माय फ्रेंड, कभी हम नेतन्याहू को माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, कभी माय फ्रेंड ट्रम्प, कभी माय फ्रेंड चाइना के जिनपिंग, जाके जिसके पार है। और प्रधानमंत्री की ये स्थिति होती है। जब यह स्थिति हो तो अब आप समझ लीजिए, आपको एक डांट पिला दी अमेरिका ने और आपने तुरंत सीज फायर कर दी। इस देश की सेना तैयार थी, सब तैयार थे, आप कहां थे? झूठ पीओके ले बोलने के सकते लिए। एक हो। और चीज बताऊं, प्रभात सर बताएंगे, जो काम डीप स्टेट करता है वो आरोप जो है दूसरे पर लगाता है। कहता है देखिए वो चोरी करेंगे, लेकिन असल में चोरी वो कर रहा होता है। वही स्थिति है, झुक ये रहे होते हैं और आरोप उन पे लगा रहे होते हैं। आप देखिए, दुनिया में जाके भारत को बदनाम करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। जितने गंदे गंदे शब्द कहे, इतने तो आज तक सोच नहीं सकता है कोई कि हमने अरे एपिसोड क्या पाप किया था जो मैं वहां पैदा हो गया, क्या पाप किया था ये। और आरोप लगाएंगे उस पर जो देश की लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की विविधता में एकता और सबकी बात कर रहा है, इंटेलेक्चुअल बात कर रहा है। तो ये आप समझ लीजिए यही खेल होता है। जी प्रभात जी। जी भैया, तो बात यह आती है कि भाई डीप स्टेट सीक्रेट क्यों, उनके क्यों नहीं आती? बिकॉज दे ऑपरेट थ्रू सीक्रेट एजेंसी। अभी मैंने आपको हिंदुस्तान के डिवीजन का उदाहरण दिया, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मार्स खुद अपनी किताब में, कि मार्स ने सीरीज लिखी, 7-8 किताबें हैं उनकी, तो उसमें एक किताब है उनकी रूल बाय सीक्रेसी। उसके फर्स्ट चैप्टर के रिव्यू में वो लिखता है कि सीक्रेसी इज द की, रहस्य रखना ही सफलता है। लैटिन में एक शब्द वो लिखता है इसमें, कॉन्स्पिरेयर। कॉन माने साथ, स्पिरेयर माने सांस लेना। जब कुछ लोग एक साथ सांस लेने लगे तो उसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। मतलब एक साथ सोचने लगे, एक साथ अप्लाई करने लगे और एक रास्ते चलने लगे, तो वो कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट देती है। जहां कहीं पर भी शंका का स्वर न उठे, सब एक जैसा समझे, वो निश्चित रूप से किसी न किसी षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी की ओर जाती है। वाह। तो सवाल ये है कि भाई शुरू करते हुआ एलेक्जेंडर ने कोशिश की थी सारी दुनिया को मैसेडोनिया के झंडे के नीचे ले आया जाए। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की शुरुआत वहां से हुई, और फिर जो ग्लोबलाइजेशन का नाटक है वो भी यही है कि सारी दुनिया को सिकोड़ते जाओ, तब तक सिकोड़ते जाओ तब तक वो एक झंडे के नीचे ना आ जाए। इसके बाद एक चीज और बड़ी खास है,
इसमें कुल मिला कई संगठन हैं, सब एक दूसरे का साथ देते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात की थी, ट्राइलेटरल कमीशन, काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस, बिल्डरबर्ग, मैसोनिक लॉजेस, फ्री मैसन्स, जेस्यूट्स, जियोनिस्ट। जेस्यूट माने समझ रहे हैं? जेस्यूट, हाँ, मैं जीवीएस में पढ़ा हूँ। जेस्यूट माने जीसस के वो फॉलोअर्स जो मिलिटेंट और पॉलिटिकल है, जी। दे आर जेस्यूट्स। तो जेस्यूट्स, जियोनिस्ट, कंपनी ऑफ लॉयला, नाइट टेम्पलर्स, मॉडर्न टाइम में रॉकफेलर, मॉर्गन, रॉथशील्ड, स्कल एंड बोन्स। अमेरिका की एक सोसाइटी है स्कल एंड बोन्स, इसके बहुत से मेंबर येल यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, और दोनों बुशेस भी इसके मेंबर थे, सीनियर बुश, जूनियर बुश। सीआईए और पॉलिटिक्स इतना इंटरमिक्स है कि बुश वाज द डायरेक्टर ऑफ सीआईए एंड बिकेम द प्रेसिडेंट। हाँ। अब इनमें कॉमन बात क्या है? ये सब आपस में इंटर रिलेटेड, सारे रिलेशंस, ये जितने ऑर्गेनाइजेशन है सब आपस में इंटर रिलेटेड, कहीं मैरिज के थ्रू, कहीं बिजनेस के थ्रू, कहीं रिलेशनशिप के थ्रू, इन सबका आपस में इंटर रिलेशन है। इसीलिए डीप स्टेट चलती रहती है और उस सारे का रहस्य इन्हीं लोगों के बीच बना रहता है, बाहर नहीं आता। जैसे संघ की संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्यों बिल्कुल, नहीं? एक ही आदमी 10 जगह मेंबर है, एक ही आदमी 10 जगह मेंबर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संघ का पैदा होना संयोग नहीं था, प्रयोग था, क्योंकि ये सारी गतिविधियां ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसीज ने, फर्स्ट अमेरिकन वर्ल्ड वॉर के सीक्रेट बाद में, एजेंसी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट बाद वर्ल्ड में वॉर, ना। फर्स्ट हाँ वर्ल्ड वॉर हाँ, के बाद। जी जी। हाँ, अब देखिए, हमें विज्ञान ने यही सिखाया है कि जो देख रहे हो उसको तर्क की दृष्टि से जगह जगह बैठाना शुरू करो। सर सर, हमें इस पर तो और बहस करना होगा, मेरे ख्याल से जी और एपिसोड करना होगा। अजय जी, हमें डॉक्टर वाजपेयी साहब के साथ और एपिसोड करना होगा डीप स्टेट पर, उसके अलग अलग पहलू पर। और आपसे अभी अनुरोध है, प्रभात दो साहब से बातें भी सुन अनुरोध लीजिए, है कि हम। दो बातें सुन लीजिए। जी। बेंजामिन डिज़रायली ने 1856 में कहा कि वो संवैधानिक सरकारें नहीं चाहते। संवैधानिक सरकारें नहीं चाहते। जी, बस अब इतने समझ लीजिए। दूसरा वाह। एक और सुन लीजिए, इकोनॉमिक पक्ष। फेडरल रिसर्च बोर्ड, रिजर्व बोर्ड, 1983 में उन्होंने कहा कि 2% अमेरिका के लोगों के पास 54% वित्त है, संपत्तियां संपत्ति। हैं, हाँ। 2% के पास। भारत और आज की स्थिति भारत में, दस ऐसी नहीं आज परसेंट भारत में यही है, अरे सुन लो, अभी डेटा सुन 8% लो। के पास। 10% लोगों के पास 86% संपत्ति, और बिल्कुल, ज्यादातर इंडिया लोगों देख के लीजिए इस समय। और ज्यादातर लोगों के पास 55% संपत्ति है, यानी लगभग जीरो है। इस तरह से नेगेटिव नेटवर्थ है जनरल पब्लिक की। हम वही झेल रहे हैं जो यूएसए में हो चुका। वो भी 80 के दशक में। हाँ, तो उसको फॉलो कर रहे हैं भाई। अब सर, अब तो आपने तो मौका आंखें मिला। खोल दी हमारी, आपने तो आंखें खोल दी हमारी। नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने जिन ऑथर्स को पढ़ा है उन्होंने कहा। नहीं, मगर ये अर्क अर्क जो बोलते हैं ना, वो अर्क तो आप ही लाए ना। ये पढ़ा तो इतना मेरा बड़ा, 2,500 किताबें कौन, हम थोड़े ही पढ़ सकते थे। मैंने इस सब्जेक्ट पर तो मैंने लगभग 4000 पृष्ठ पढ़े हैं, इस सब्जेक्ट पर। जी। बाकी मैंने भारतीय दर्शन भी खूब पढ़ा, साइंस तो पढ़ते ही रहे,
जी। और मैंने जिस टॉपिक पे रिसर्च की थी उस पे इंडिया में 4 या 5 लोग थे हमारे जमाने में बस। सैल्यूट सर। अजय जी, सर सर के साथ आपने हमारा परिचय कराया, इसके लिए हम आपके तो शुक्रगुजार हैं, सर के तो है ही हैं। और मेरे ख्याल से अगले एपिसोड में भी हम तीनों साथ में मिले जब सर की जी सहूलियत होगी। और हरि भाई, आज हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपके माध्यम से सामान्य जनता तक ये बात पहुंचेगी। सर ये आप ना पहुंचा होते तो हम पढ़ते रहते, घर में बैठे रहते। आम आदमी को सत्य पहुंचाना पड़ेगा, वरना वो जी, पता नहीं, जो प्रचार अपप्रचार जो हो रहा है उसी से ही वो भ्रमित होगा। इसलिए भैया तो चल रहा ना कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्य का वध कर दो, धर्म को चर जाओ। ये होता था। सर आज आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और अजय जी भी हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी। और मेरे ख्याल से अगली बार हम इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे, आपके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की मार्गदर्शन। बात करते हैं। जी। जी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। नमस्कार। नमस्कार। जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद भैया।